Hello e-learners, welcome back to my channel. I hope you all are having a great day. So today we have the question paper of UK PGT Economics जो कि 30 अक्टूबर 2021 को कंडक्ट कराया गया था, जिसमें टोटल 200 क्वेश्चंस थे। तो इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन पेपर के उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो ताकि ज़्यादा लंबी ना हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रू अमंग द फॉलोइंग फॉर द कल्यूसिव ओलिगोपोली। पहली बात तो ओलिगोपोली जो है ये एक मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें फ्यू फर्म्स होती हैं और ये आपस में इस तरह से कोऑपरेट करती हैं ताकि सबको मैक्सिमम प्रॉफिट हो और प्राइस को ये लोग मिल के कंट्रोल करते हैं। तो इसमें नो एग्रीमेंट आर मेड, ये बात तो गलत है। नहीं, ये लोग एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करते हैं बट वो डायरेक्ट एग्रीमेंट नहीं होता। ईच फर्म इज डोमिनेंट फर्म, नहीं। ये लोग ईच सेलर जो है वो प्राइस लीडर बन जाता है, नहीं, इससे तो कंपटीशन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज टैक्टिक एग्रीमेंट्स आर मेड, कि ये इस तरह से एग्रीमेंट करते हैं कि ये लोग मार्केट का पूरा कंट्रोल ले लेते हैं और हर किसी को प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट हैपेंड व्हेन टू रिएक्टिव कर्व्स ऑफ टू डिफरेंट फर्म्स इंटरसेक्ट ईच अदर। तो जो दो कर्व्स हैं वो जब एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कार्नोट नैश इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही फर्म्स जो हैं उन लोगों को मैक्सिमम ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट मिलता है। इफ क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ MPC 0.5 तो मल्टीप्लायर क्या होगा? तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला इज K इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। तो जब हम MPC की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस 0.5 होगा। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो होगा 2। तो जो थर्ड वाले का आंसर है दैट इज C 2। फोर्थ क्वेश्चन इज जब किसी इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन आ रहा होता है तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो जब भी किसी इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन आ रहा है तो इसका मतलब 6 महीने से जो GDP है वो कंटिन्यूसली गिर रही है और महंगाई अपनी पीक पे, इन्फ्लेशन पीक पे है एंड उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ जाता है। अब यहाँ पे जब भी महंगाई होती है तो हम नॉर्मली पढ़ते हैं एक टॉपिक्स में कि इन्फ्लेशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, बट क्योंकि स्टैगफ्लेशन है और GDP गिर रही है तो इसकी वजह से क्या होगा कि इन्फ्लेशन होगा और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। तो फोर्थ वन का आंसर है C। क्वेश्चन नंबर 5 इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज जनरेटेड व्हेन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होता है? डिमांड की वजह से महंगाई हो जाती है जब टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। तो क्या होता है? डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। तो इसका मतलब डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इंक्रीज, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा हो गया है उसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करते हैं और डिमांड होने की वजह से किस प्रोडक्ट्स के जो प्राइजेस है वो हाई हो जाता है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज एज पर द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन मनी सप्लाई इलास्टिसिटी फॉर प्राइस इज। यहाँ पे जो क्लासिकल थ्योरी पूछी गई है तो फिशर ने इक्वेशन दी है MB इज इक्वल्स टू PT। तो जब भी यहाँ पे V और T जो है वो कांस्टेंट होते हैं तो जब भी मनी सप्लाई बढ़ता है तो प्राइस लेवल क्या होता है? डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल रेट से इंक्रीज होता है, तो इसकी इलास्टिसिटी विल बी इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 7 Which of the following model of trade cycle is based on saving investment relationship? ये तीनों ही जो नाम दे रखे हैं तीनों ही ट्रेड साइकिल से रिलेटेड हैं, बट तीनों ने ही बिजनेस साइकिल मतलब ट्रेड साइकिल की फ्लक्चुएशन के अलग अलग रीजंस दिए। जैसे हॉट्रे ने दिया कि मनी सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से या डिक्रीज होने की वजह से फ्लक्चुएशन होता है बिजनेस साइकिल में या ट्रेड साइकिल में। कार्डर ने बोला कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की वजह से फ्लक्चुएशन होता है। हिक्स ने बोला कि एक्सेलरेशन एंड मल्टीप्लायर की वजह से बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा C। कार्डर ने बोला था कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के रिलेशनशिप की वजह से ट्रेड साइकिल में फ्लक्चुएशन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज हु propounded द फर्स्ट आइडिया ऑफ अफेक्टिव डिमांड। जो अफेक्टिव डिमांड है ये पहली बार तो TR माल्थस ने propound किया था, बट कीन्स उनसे इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने इसे
बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और अपनी थ्योरी पूरी की पूरी इफेक्टिव डिमांड पर ही बेस्ड बनाई। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हु प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ इफेक्टिव डिमांड, तो उसका आंसर होगा माल्थस। बट अगर पूछा जाता कि किन की थ्योरी जो है वो इफेक्टिव डिमांड पे बेस्ड है, तो करेक्ट आंसर कीन्स होता। क्वेश्चन नंबर 9 इज हु गेव द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कंजम्पशन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कंजम्पशन को ही हम लोग रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी भी बोलते हैं। तो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी जो है वो सैमुएल्सन ने दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 10, द नोशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इम्प्लाइज। यहाँ पे इकोनॉमिक फंक्शन नहीं बोले हैं, गवर्नमेंट के फंक्शन नहीं बोले हैं, यहाँ पे सिंपल प्रोडक्शन फंक्शन बोला है। तो प्रोडक्शन फंक्शन किससे रिलेट करता है कि जितना इनपुट दे रखा है उसमें मैक्सिमम आउटपुट को प्रोड्यूस करना विद गिवन टेक्नोलॉजी एफिशिएंटली यूज़ की जाएगी, तभी हम जो इनपुट है उससे मैक्सिमम आउटपुट को यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट इज जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग मतलब कि जो हम पहले बजट प्रेजेंट करते थे वो नॉर्मल बजट होता था, बट फ्रॉम लास्ट इंडिया में 2005 और 6 में हम लोगों ने जेंडर बजटिंग को इंट्रोड्यूस किया कि जो बजट है उसको हम लोग जेंडर फीमेल पर्सपेक्टिव से भी देखें कि किस तरह से फीमेल एम्पावरमेंट को इंक्रीज किया जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर विल बी अ टूल फॉर जेंडर एम्पावरमेंट। यहाँ पे हम लोग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करेंगे, कोई सेपरेट बजट नहीं बना देंगे वुमेन्स के लिए या मेन एंड वुमेन के लिए सेपरेट बजट बना रहे, नहीं, ये सिर्फ एक जेंडर एम्पावरमेंट करने के लिए एक जेंडर बजटिंग है जो कि इंडिया में 2005-6 में स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, विच एजेंसी एस्टिमेट्स नेशनल इनकम इन इंडिया। इंडिया में नेशनल इनकम जो है वो CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टिमेट करती है, जो कि 2019 में मर्ज हो गया था विद CSO प्लस NSSO और ये बन गया था क्या, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, तो अब जो है हमारी कंट्री में नेशनल इनकम एस्टिमेट करता है NSO, जो मर्ज होके बना है विद CSO प्लस NSO इन 2019। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर विल बी C। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। और रिजर्व बैंक कब एस्टैब्लिश हुआ था, तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 और इसको नेशनलाइज किया गया था, इंडिया का बैंक इसे बनाया गया था इन 1 जनवरी 1949। क्वेश्चन नंबर 14 इज द बजट इज फाइनली अप्रूव्ड बाय। जो बजट है वो फाइनली अप्रूव्ड होता है जब उसे लोकसभा भी अपना अप्रूवल दे देती है, क्योंकि लोकसभा जो है वो ट्रूली मैटर्स, उसका अप्रूवल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि कोई कंट्री ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम कब फेस करती है। तो एक कंट्री ट्विन डेफिसिट जो है तब फेस करती है जब इसमें एक तो फिस्कल डेफिसिट भी होता है और करंट अकाउंट डेफिसिट भी होता है। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट मीन्स गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा कर रही होती है और गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू है वो कम आ रहा होता है। और दूसरा जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट मीन्स गवर्नमेंट जो है वो हमारी कंट्री इंपोर्ट ज़्यादा कर रही होती है और एक्सपोर्ट कम कर रही होती है। अगर इन दोनों ही सिचुएशंस में डेफिसिट फेस कर रहे हैं तो उसको हम लोग ट्विन अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 16, रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ अ गवर्नमेंट इज। गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू रिसिप्ट है उसमें क्या क्या आता है। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब ना तो गवर्नमेंट पे कोई लाइबिलिटी आ रही है और ना ही उसका कोई एसेट कम हो रहा है। तो इसमें हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आएंगे जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। ना तो गवर्नमेंट इसकी कोई देनदारी रखती है और ना ही इसके बदले गवर्नमेंट का कोई भी एसेट कम होता है। ये एक सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट की। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 18 इज
द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर जो है इसे डेवलप किया गया है RF खान के द्वारा। 18th क्वेश्चन का आंसर इज बी। एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर मतलब कि ज़रा सी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से हमारी एम्प्लॉयमेंट मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, और इंड्यूस्ड एम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारी इंक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 19th इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो बेस बजटिंग वॉज डेवलप्ड बाय। जो ज़ीरो बेस बजटिंग कॉन्सेप्ट है ये डेवलप किया गया है बाय पीटर ए पेयर। इन्होंने 1960s में इसको डेवलप किया था और इंडिया ने इसको 1983 में अडॉप्ट कर लिया था। ज़ीरो बेस बजटिंग का सिंपली मतलब ये है कि हर साल जो बजट बनाते हैं तो हम फ्रेश बजट बनाएं। ऐसा नहीं है कि जो पिछला फंडिंग बचा हुआ है उसी को आगे एक्सटेंड कर दें, नहीं, जो भी बजट है उसको फ्रेशली स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से पूछा जाएगा कि आप लोगों ने बजट को, मतलब जो पैसे अलॉट किए गए थे वो कहाँ कहाँ यूज़ किए। तो इससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, क्लैरिटी होगी और कोई भी वेस्टेज नहीं होगी फाइनेंशियल एसेट की। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है द करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया इज इंक्रीज ड्यूरिंग 2018-19। ये पुराना क्वेश्चन है, हमें करंट के डाटा को ज़्यादा प्रेफरेंस दे दी है, पुराने डाटा पे इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे जो कि करंट के हैं। तो इसका तो आंसर था कि मर्चेंट ने इंपोर्ट ज़्यादा कर दिया, इसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया का इंक्रीज हो गया था। क्वेश्चन नंबर 21 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स कि ना तो गवर्नमेंट की यहाँ पे कोई भी लाइबिलिटी कम होती है, ना ही कोई एसेट बढ़ता है। तो इनमें कौन कौन से खर्चे आएंगे, तो इनमें गवर्नमेंट सब्सिडीज जो देती है, इंटरेस्ट पेमेंट दे रही है, पेंशन दे रही है, ये सबके सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 RBI जो है वो किस वैल्यू तक का सबसे बड़ा नोट प्रिंट कर सकता है, तो दैट इज 10,000। इंडिया में RBI जो है वो 10,000 तक का मैक्सिमम अमाउंट का नोट प्रिंट कर सकता है। और 2000 का जो नोट है वो बैन कब हुआ था, तो वो मई 19 को इसको डिमोनेटाइज कर दिया गया था। 2023 को इसको डिमोनेटाइज कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 द यूनियन बजट 2019-20 में 37% सरचार्ज जो है वो 5 करोड़ रुपीस पर इम्प्लीमेंट किया गया था। अभी GST के जो न्यू रेट्स आए हैं वो हमारे चेंज हो चुके हैं। पहले जो GST के रेट्स थे उनमें गवर्नमेंट ने बदलाव किया है कि अब 0% होगा एसेंशियल गुड्स पे, दूसरा इस 5% होगा कॉमन गुड्स पे, 18% होगा जो स्टैंडर्ड रेट है, एंड 40% जो है दैट इज ऑन डीमेरिट गुड्स मीन्स लग्जरी गुड्स। तो अभी सिर्फ हमारे पास 4 रेट्स होंगे GST के, पहला 0%, 5%, 18% एंड लास्ट इज 40%। तो ये न्यू है, इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट टू द पार्लियामेंट। तो बजट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर बनाता है, जिसकी सेक्रेटरीट अभी अरुंधति ठाकुर है, अनुराधा ठाकुर। तो ये प्रेजेंट करते हैं हमारे बजट को और प्रिपेयर करते हैं with under the guidance of finance minister. Question number 25 high deficit in an economy creates। अगर किसी इकोनॉमी में ज़्यादा डेफिसिट बढ़ता जा रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। हाई डेफिसिट कब होता है, जब गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा कर रही है तो इनकम
लोगों के पास मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ए, इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो यहाँ पे कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यस ये कैरेक्टरिस्टिक है कॉप डगलस का। लीनियर होमोजीनियस, यस ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। बी, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, हाँ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल्स होते हैं कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में, बट वेरिंग रिटर्न टू स्केल जो है ये इसका आंसर नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे गीफन-गुड का पूछा गया है कि इसका ग्राफिकली जो प्रेजेंटेशन है वो किस तरह से होता है। तो गीफन-गुड्स वो गुड्स है जिसका प्राइस के साथ रिलेशनशिप क्या होता है, डायरेक्ट होता है, कि जैसे ही इसकी प्राइस बढ़ती है इसकी डिमांड हम बढ़ा देते हैं, क्योंकि एक बहुत ही चीप गुड्स होते हैं जिन्हें हम कंज्यूम कर रहे होते हैं डेली लाइफ में। तो जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है हम इनका कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल होगा आटा ले लेते हैं हम, कि अगर आटे का प्राइस बढ़ेगा क्योंकि ये हमारी बेसिक नेसेसिटी है तो हम इसका डिमांड क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ताकि हमें फ्यूचर में इसकी स्कैरसिटी फेस ना करनी पड़े। तो इसका जो डिमांड कर्व है इट विल बी पॉजिटिव स्लोप्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच ईयर जब इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ है वो नेगेटिव थी। तो 1911 से 1921 में इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो नेगेटिव थी। और वैसे ही जो 1921 है इसे हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29, कीन्स के अकॉर्डिंग जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है वो किस पे डिपेंड करता है। तो इट डिपेंड ऑन इनकम। कीन्स ने 3 तरह के डिमांड फॉर मनी दिए थे, पहला तो ट्रांजैक्शन, दूसरा प्रिकॉशनरी, तीसरा स्पेक्यूलेटिव। जो ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी और प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी है वो हमेशा इनकम पे डिपेंड करते हैं, इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड हम ज़्यादा करेंगे। बट जो स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 30, if a direct and proportional relationship exists between consumption and disposable income, तो इसका मतलब अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो मेरा कंजम्पशन भी जो है वो डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल सेम रेट पे बढ़ रहा है। तो एमपीसी और एपीसी जो है वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि कंजम्पशन लगातार सेम रेट पे बढ़ रहा है तो हमारा जो कंजम्पशन का लाइन है वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो एपीसी विल इक्वल्स टू एमपीसी। Question number 31, if the net investment is positive then value of net, if the gross investment is positive तो net investment भी क्या होगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, which under which condition national product at current price is higher than national product at constant price। तो करंट प्राइस मीन्स जो अभी का प्राइस है एंड कांस्टेंट प्राइस मीन्स जो हमने बेस शेयर लिया है। इसका एग्जांपल लेते हैं कि 2011-12 का हम बेस शेयर ले रहे हैं, उस टाइम पे गोल्ड के रेट बहुत कम थे, लेकिन आज का अगर मैं गोल्ड का रेट देखूं तो बहुत ज़्यादा है। तो आज का गोल्ड का रेट ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ है, इन्फ्लेशन हुआ है, तो प्राइजेस क्या हुए हैं, महंगे हो गए हैं। तो इसी की वजह से जो नेशनल प्रोडक्ट एट करंट प्राइस है वो हायर होगा नेशनल प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइस। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी राइजिंग प्राइस लेवल। क्वेश्चन नंबर 33 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अंडर ओटार्की। क्लोज्ड इकोनॉमी की बात की जा रही है। क्लोज्ड इकोनॉमी मीन्स कोई भी ट्रेड नहीं है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो यहाँ पे जो जीडीपी है वो जीएनपी के बराबर होगी। लेकिन अगर कोई इकोनॉमी जो है वो ओपन इकोनॉमी है तो वहाँ पर अगर ओपन इकोनॉमी है तो ट्रेड हो रहा है तो जीडीपी कभी भी जीएनपी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी ऐड हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मीन्स गवर्नमेंट पॉलिसी का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यस गवर्नमेंट का काम है। पॉवर्टी रिड्यूस, यस गवर्नमेंट का काम है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी गवर्नमेंट का काम है। लेकिन इंटरेस्ट रेट को
स्टेबल करना गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये बैंक RBI का काम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज डी। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग बजटरी डेफिसिट। कौन सी चीज़ है जो बजटरी डेफिसिट को कैलकुलेट करते हुए ऐड नहीं की जाती। प्राइमरी डेफिसिट को हम अकाउंट में लेते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पब्लिक डेट इसे भी अकाउंट में लेते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट को भी देखा जाता है, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को नहीं देखा जाता जब हम बजटरी डेफिसिट को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट तो ट्रेड का डिफरेंस बताता है कि कितना एक्सपोर्ट कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, और बजटरी डेफिसिट मींस गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है और गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर 36 is a country's balance of payment can be improved by devaluation if elasticity of demand for export and import will be greater than unitary। मीन्स अगर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की जो इलास्टिसिटी फॉर डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 है तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू डिवैल्यूएशन करेंगे और उससे हमें क्या हो जाएगा, एडवांटेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 37, a change in country's BOP can cause fluctuation in। अगर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में कोई भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई भी गड़बड़ हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो कम या ज़्यादा हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है एक्सचेंज रेट में। क्वेश्चन नंबर 38, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इंक्लूड। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारे क्या क्या ऐड होते हैं, जितने भी विजिबल ट्रांजैक्शंस हैं और जितने भी नॉन विजिबल ट्रांजैक्शंस हैं, ये सब के सब हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारा करंट अकाउंट भी आता है और कैपिटल अकाउंट भी आता है। क्वेश्चन नंबर 39, वाइल मेजरिंग प्राइस इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट। अगर हम प्राइस इफेक्ट को स्टडी कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ है जो कि कांस्टेंट होती है, तो मनी सप्लाई को हम कांस्टेंट मानते हैं जब हम प्राइस इफेक्ट को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, डिमांड फॉर लेबर इज अ ड्राइव्ड डिमांड, क्योंकि इससे हम लोग और प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, तो हमेशा डिमांड फॉर लेबर, रॉ मटेरियल, ये सब क्या होते हैं, ड्राइव्ड डिमांड होते हैं। इफ 41, क्वेश्चन नंबर 41, एन आइसोक्वांट इज। आइसोक्वांट क्या है, ये एक कॉन्वेक्स शेप ओरिजिन का आइसोक्वांट कर्व जो है वो कॉन्वेक्स शेप्ड होता है, और आइसोक्वांट मीन्स हम यहाँ पे सेम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं विद डिफरेंट सेट ऑफ इनपुट्स। डिफरेंट सेट्स ऑफ इनपुट ये हमें बताता है और सेम लेवल ऑफ आउटपुट हम प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 42, अकॉर्डिंग टू UNDP जो HDI रैंक है इंडिया की, अभी जो HDI रैंक है हमें उसको ही स्टडी करना है। 2018 में भी 130 थी और अभी भी 130 है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 43, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इंडियाज बैलेंस ऑफ ट्रेड वॉज नॉट इन डेफिसिट। तो इंडिया का कौन सा साल है जिसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो डेफिसिट में नहीं था। 1976 और 1977 में इंडिया का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो डेफिसिट में नहीं था, और ऐसे ही 1972-73 में भी इंडिया का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो डेफिसिट में नहीं था, और 1976 और 77 में भी इंडिया का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो डेफिसिट में नहीं था। ये दो डेट्स हैं जो हमें याद रखनी है कि इन दो टाइम ड्यूरेशंस में जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है इंडिया का वो डेफिसिट में नहीं था, पॉजिटिव था। क्वेश्चन नंबर 44 जो कि पूछ रहा है कि उत्तराखंड का 2011 सेंसस के हिसाब से सेक्स रेशियो कितना था, तो 963 था। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट वाज फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस एक्सेलरेशन प्रिंसिपल। एक्सेलरेशन प्रिंसिपल जब पहली बार JM क्लार्क ने दिया था, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन I डिवाइड बाय चेंज इन C। क्वेश्चन नंबर 46, क्रेडिट मार्केट इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट। क्रेडिट मार्केट जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है।
क्रेडिट मार्केट मीन्स फाइनेंशियल मार्केट जिसमें बैंकिंग होती है, पैसे लिए दिए जाते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट तो नहीं होगा, अनऑर्गेनाइज्ड भी नहीं है, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज है। गिल्ट एज मार्केट भी नहीं है, ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होता है क्रेडिट मार्केट। क्वेश्चन नंबर 47, फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोटिंग जोन जो है वो कौन सा था और कहाँ इस्टेब्लिश हुआ? तो कांडला गुजरात में ये इस्टेब्लिश हुआ था। 2005 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट आया और एक्सपोर्ट प्रमोटिंग जोन को हम लोगों ने उसको एक्सचेंज कर दिया और अब इंडिया में 276 जो हैं, इंडिया में टोटल 276 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं प्रेजेंटली। क्वेश्चन नंबर 48, नेबर कर्व्स रिप्रेजेंट, यहाँ पे नेबर कर्व जो है वो एक एग्जाम्पल है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट का कि डेप्रिसिएशन ऑफ कंट्री इज ट्रांसफर्ड टू अदर। मतलब अगर कोई नेबर कंट्री जो है वो डिप्रेशन फेस कर रही है तो वो जो डिप्रेशन है वो कहीं ना कहीं हमको भी अफेक्ट करेगा। जैसे कि जब वर्ल्ड डिप्रेशन आया था यूएसए में तो वो कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज़ पे भी इफेक्ट डाला था। वैसे ही अगर हमारी नेबर कंट्री जो है वो डिप्रेशन फेस कर रही है तो हमारी कंट्री में भी उसका असर जो है वो आएगा। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 4 कॉन्सेप्ट्स ऑफ हिग्स रिलेटेड टू रीफॉर्मेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। तो यहाँ पे क्वांटिटी कंजम्पशन वेरिएशन इन इनकम भी है, उसका पार्ट है, क्वांटिटी इक्वेलेंट वेरिएशन इन इनकम भी पार्ट है, प्राइस इक्वेलेंट वेरिएशन इन इनकम भी उसका पार्ट है, बट इनकम कंपनसेशन नहीं उसका पार्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज डी। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 50, द मेन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स इज, इकोनॉमिक्स का जो मेन प्रॉब्लम है वो चॉइस मेकिंग है, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट कि किस तरह से हम लिमिटेड रिसोर्सेज में अपना बेस्ट यूटिलाइजेशन, उस लिमिटेड रिसोर्स को बेस्ट यूटिलाइज करके बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमें हमेशा चॉइस में बनानी पड़ती है कि किस तरह से हम लोग इस लिमिटेड रिसोर्स में बेस्ट आउटपुट प्रोवाइड करें। तो इसीलिए जो इकोनॉमी की मेन प्रॉब्लम है दैट इज चॉइस मेकिंग, हमेशा हमें चॉइस बनानी पड़ती है और उसी से हम लोग अपना बेस्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर कोई भी क्वेश्चन के आंसर आपको ऐसे लग रहे हैं कि नहीं ये नहीं, इसका आंसर ये होना चाहिए था, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में उसे डाल दीजिएगा और मैं उसे पिन कर दूंगी ताकि वो दूसरे बच्चों के लिए भी हेल्पफुल हो। और अगर इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए ताकि फिर मैं उसको नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर सकूं, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है ऐसे मोबाइल पे रिकॉर्ड करके पेपर को अपलोड करना, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो नहीं देखे जो कि उत्तराखंड से रिलेटेड है। तो इसीलिए इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।